Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to this channel. In this video, we are going to revise the first chapter from Home Science class 12th and the name of this chapter is Work, Livelihood and Career. इस वीडियो में हम सिर्फ जल्दी इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले मैंने इस चैप्टर को डिटेल में भी पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में वर्क और मीनिंगफुल वर्क में अंतर समझेंगे कि क्या होता है वर्क और क्या होता है मीनिंगफुल वर्क। देखो, जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क को हम जॉब के रूप में देख सकते हैं। वर्क को क्या कहते हैं? जॉब कह सकते हैं। वर्क को हम एक टास्क या ड्यूटी कह सकते हैं। इसके अलावा वर्क क्या है? एक ज़रिया है हमारी लाइवलीहुड को सिक्योर करने का, क्योंकि अगर हम जॉब करते हैं तो जॉब में भी हम काम करते हैं और जिस तरह की हम जॉब करते हैं या जिस तरह का हम काम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी इनकम भी होती है। तो जब हमको इनकम मिलती है तो यही एक ज़रिया है हमारी लाइवलीहुड को सिक्योर करने का। तो काम को हम एक मीन मान सकते हैं अपनी लाइवलीहुड की सिक्योरिटी का। इसके अलावा वर्क को धर्म भी कहा गया है, ड्यूटी भी कहा गया है, जिसके द्वारा हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि हम ट्रूली क्या हैं। इसके अलावा हम अपने यूनिक टैलेंट्स को एक्सप्रेस करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो इन्हांस करते ही हैं, साथ ही साथ हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी लाइफ को भी हम प्रभावित करते हैं। इसके अलावा वर्क को हम एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रूप में भी देख सकते हैं। जो दान धर्म किए जाते हैं, पूजा पाठ की जाती है, उसको भी वर्क के रूप में कहा गया है। वर्क क्या है? एक व्हीकल है हमारे क्रिएशन का। देखो, हम जो भी क्रिएट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? वर्क के थ्रू ही करते हैं। हम कोई भी चीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं? काम के थ्रू ही क्रिएट कर सकते हैं। तो काम एक ज़रिया है हमारे क्रिएशन के लिए कि हम क्या क्रिएट कर पा रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि हम काम कितना कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं। इसके अलावा वर्क क्या है? जॉय और फुलफिलमेंट का सोर्स है। अगर हम काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हमें खुशी होगी, हमें संतुष्टि भी मिलेगी। इसके अलावा वर्किंग एंड अर्निंग वंस लाइवलीहुड ऑफर स्कोप फॉर होप एंड सेल्फ स्टीम एंड डिग्निटी। तो जब हम अपनी आजीविका खुद कमाते हैं, अपने जीने के लिए खुद पैसे कमाते हैं, तो हमें एक होप भी मिलती है। इसके अलावा हमारी सेल्फ स्टीम भी हाई होती है और साथ ही साथ हमारी डिग्निटी भी मेंटेन रहती है। ठीक है। इसके बाद वर्क क्या है? एक सिंबल है हमारे स्टेटस का, हमारे पावर का, हमारे कंट्रोल का। मतलब हम जिस तरह का काम करते हैं उसी से हमारा स्टेटस पता चलता है, उसी से हमारी पावर भी पता चलती है और उसी से हमारा कंट्रोल भी पता चलता है कि हमारा कितना कंट्रोल है हमारे आसपास की सोसाइटी में। अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, अ सॉर्ट ऑफ मेंटल और फिजिकल वर्कआउट दैट कैन रिजल्ट इन सक्सेस। इसके अलावा वर्क एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलता है और साथ ही साथ हम फिजिकली या मेंटली जब कोई काम करते हैं तो हमें उसके बदले में सक्सेस भी मिलती है। इसके अलावा वर्क क्या है? अ मीन ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। काम करेंगे तभी हम खुद को डेवलप भी कर पाएंगे और हमें खुद की वर्थ पता चलेगी, खुद के बारे में अच्छे से पता चलेगा। इसके बाद हम मीनिंगफुल वर्क की बात करेंगे। तो देखो, मीनिंगफुल वर्क वर्क से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम ऐसे काम करते हैं जिनका कुछ मीनिंग हो, जिनका एक पॉजिटिव असर पड़े हमारी सोसाइटी पे। तो यहाँ पे हम मीनिंगफुल जब काम करते हैं तब हम अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को डेवलप करते हैं, अपनी वर्थ को और अपनी डिग्निटी को भी डेवलप करते हैं। मीनिंगफुल वर्क जो है वो सोसाइटी के साथ साथ हमारे खुद के लिए भी अच्छा है, यूज़फुल है, साथ ही साथ हम इसे इंजॉय भी करते हैं। वर्कर जब मीनिंगफुल वर्क को कर रहा है तो वो तभी मीनिंगफुल माना जाएगा जब वर्कर उसको करने में इंजॉय या जॉय महसूस करे। It enables the worker to use his her skill and judgment to showcase his her creativity और problem solving ability। तो देखो, जब हम मीनिंगफुल वर्क करते हैं ना तो हम अपनी स्किल्स का, अपने जजमेंट का यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी दिखाते हैं। It controls to personal growth and may eventually even lead to actualization of full potential। तो जब हम मीनिंगफुल वर्क करते हैं तो हमें अपनी पूर्ण क्षमता का ज्ञान होता है कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हम आगे क्या कर सकते हैं, कितनी चीज़ें हमारे लेवल में आती हैं, कितनी चीज़ें हम कर सकते हैं।
Work provide opportunity to contribute to the improvement of one's own life condition and that of society in a wider context. तो हम खुद की लाइफ को वर्क के ज़रिए इम्प्रूव तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपने आसपास की सोसाइटी को भी इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद हमें डिफरेंस बताया गया है जॉब और करियर में। ठीक है, जॉब और करियर में क्या डिफरेंस है ये यहाँ पे बताया गया है। तो देखो, जॉब और करियर को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे इसको अंतर बता सकते हैं इसके बीच में, ये कह के कि जॉब इज़ एन इन्वॉल्वमेंट इन वर्क फॉर द सेक ऑफ इट। जब हम काम करते हैं ना तो सिर्फ काम करने के लिए काम करते हैं, लेकिन जब हम करियर की बात करते हैं तो करियर करियर क्या है? करियर इज ए ड्रिवन बाय अ डीप डिजायर टू एक्सेल एंड अ पैशनेट नीड टू ग्रो, डेवलप एंड प्रूव वन सेल्फ विद इन द चूजन फील्ड ऑफ वर्क। तो यहाँ पे जब हम करियर की बात करते हैं ना, तो ये यहाँ पे हम अपनी ग्रोथ को लेके पैशनेट होते हैं कि हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। इसके अलावा हमको खुद को प्रूव करने का भी मन करता है कि हम खुद को प्रूव करें, जो भी करियर हमने चूज़ किया है उसमें हम खुद को प्रूव करें, हम कैसे और अच्छा करें। तो जो भी हमारी चूज़न फील्ड है उसमें हम खुद को जब प्रूव करने की कोशिश करें, जब हम उसमें और ग्रोथ करने की कोशिश करें, हमारे अंदर एकदम डीप डिज़ायर हो कि हम इस फील्ड में और एक्सेल करेंगे, तब हम इसको करियर कहते हैं। लेकिन जॉब क्या होता है? सिर्फ काम करने के लिए हम काम करते हैं, सिर्फ पैसों के लिए जब हम काम करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? जॉब बोलते हैं। One of the crucial aspects in making decision about the choice of career is that one must find enjoyment in the job, particularly when one assumes financial responsibility for the family। तो देखो, जब भी हम कोई करियर चूज़ करने जा रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम वो जॉब चूज़ करें, वो करियर चूज़ करें जो हमारे लिए इंजॉयबल भी हो, साथ ही साथ वो हमारे घर में पैसा भी लाता हो, हम अपनी फैमिली की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, हम यहाँ पे अब वर्क, करियर और लाइवलीहुड तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे, तीनों में अंदर समझेंगे। तो देखो, जब हम वर्क की बात करते हैं तो ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। वर्क क्या है? एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसका कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर होता है। काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलता ही है ना। येट इट इज़ नॉट नेसेसरली टाइड टू पेड एम्प्लॉयमेंट। देखो, जब हम काम करते हैं ज़रूरी नहीं कि उसका हमको पैसा मिले। वर्क में क्या क्या आ सकता है? एंटरप्रेन्योरशिप आ सकती है, कंसल्टिंग आ सकती है, वॉलंटियरिज्म, कॉन्ट्रैक्ट, सोशल वर्क फॉर कम्युनिटी वेलफेयर एंड अदर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। तो जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ हम करते हैं उन सब को हम वर्क के अंदर रख सकते हैं, चाहे उसके लिए हमें पैसे मिले या ना मिले, चाहे वो हमारे लिए इंजॉयबल हो या ना हो, चाहे उससे किसी का भला होता हो या ना होता हो। अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो वर्क है। लाइवलीहुड की बात करें तो ये क्या होता है? इट डिनोट्स द मीन्स एंड ऑक्यूपेशन बाय विच अ पर्सन सपोर्ट वन सेल्फ टू मीट बेसिक नीड्स एंड सस्टेन वंस लाइफ स्टाइल। जब हम अपनी लाइफ स्टाइल को सस्टेन करने के लिए, अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए पैसे कमाते हैं तो उसको हम लाइवलीहुड कहते हैं। तो लाइवलीहुड एक ज़रिया है हमारी बेसिक नीड को पूरा करने का और हमारी लाइफ स्टाइल को सस्टेन करने का। इट इन्वॉल्व्स चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड करियर पाथ एंड द डिज़ाइन ऑफ अ वर्क लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पे हम ऑक्यूपेशन चुनते हैं, करियर चुनते हैं लाइवलीहुड के अंदर। अब करियर क्या है? करियर इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइवलीहुड से, वर्क से। देखो, करियर, वर्क में करियर भी आता है, मतलब करियर में भी हम काम ही कर रहे हैं, लाइवलीहुड में भी हम काम ही कर रहे हैं, काम तो हम सब में कर रहे हैं, लेकिन करियर में क्या होता है? हम वैसा काम करते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। इट इज़ यूनिक टू ईच पर्सन। करियर सबके लिए अलग अलग हो सकता है एंड आर डायनेमिक अनफोल्डिंग थ्रू आउट लाइफ। तो ये बहुत ही डायनेमिक होता है करियर और अनफोल्डिंग होता है पूरी, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ना, आप नई नई चीज़ें सीखते जाते हो। करियर में आपके अंदर सीखने की इच्छा होती है। करियर इज़ अ लाइफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। लाइफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है करियर। यहाँ पे हम करियर के थ्रू ही तो अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं। ग्रोइंग इन वंस करियर इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग रोल्स, मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन पेड एंड अनपेड वर्क, लर्निंग personal life roles and making transition whenever or wherever necessary to move towards a personally determined
फ्यूचर। तो देखो, जब हम करियर की बात करते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जहाँ पे हम बहुत सारे रोल्स को प्ले करते हैं, हम मैनेज करते हैं चीज़ों को, हम पेड और अनपेड वर्क में मेंटेनेंस लाते हैं, मतलब हम दोनों को मेंटेन करके चलते हैं, पेड वर्क को भी और अनपेड वर्क को भी। ज़रूरी नहीं कि करियर में जो भी वर्क कर रहे हैं हमको सबके लिए पैसा मिले। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ को बैलेंस करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, पर्सनल लाइफ को भी ध्यान में रखते हैं प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ, और जहाँ भी जब भी ज़रूरत होती है तो हम अपने आप में ज़रूरी बदलाव लाते हैं, ताकि एक अच्छा फ्यूचर हमको मिल पाए। इसके बाद वर्क, रेस्ट और रिक्रिएशन की बात की गई है। देखो, काम करने के साथ साथ रेस्ट भी ज़रूरी है, साथ ही साथ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है, मनोरंजन भी ज़रूरी है। टू इंश्योर बेटर आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी, ऑल ह्यूमन बीइंग नीड टू रेस्ट, रिलैक्स, रिकोप फ्रॉम फटीग एंड रिफ्रेश देमसेल्फ। तो देखो, फटीक होती है, हमें थकान होती है, तो उससे हमको बाहर निकलने की ज़रूरत है, हमको रेस्ट करने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है, तभी हम पूरी एनर्जी के साथ काम को कर पाएंगे। लेजर एक्टिविटीज़ और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड रेस्ट, प्लेजर, इन्वॉल्वमेंट, टिपिकली प्रमोटिंग फन, इंजॉयमेंट एंड वेलबींग। तो जब हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं या लेजर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो हम इसमें उन एक्टिविटीज़ को रखते हैं जो हमें प्लेजर दें, हमें रेस्ट दें, मतलब मेंटली और फिजिकली हम रेस्ट वाले मूड पे हों। और मैं देखो, कभी कभी होता है क्या है कि जैसे गार्डनिंग हम कर रहे हैं, वहाँ पे भले हम रेस्ट में ना हो लेकिन हमको मज़ा आ रहा होता है, तो वो भी हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी के अंदर रखेंगे। इसके अलावा कोई अगर कोई गेम खेल रहा है तो उसको भी वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी के अंदर रख सकता है, अगर उसमें उसको मज़ा आ रहा है तो। वो वर्क समझ के उसको नहीं कर रहा, वो एक्टिविटी तो कर रहा है लेकिन वो उसके रिक्रिएशनल एक्टिविटी के अंदर आ रहा है, वो उसको इंजॉयमेंट के लिए कर रहा है। इसके अलावा इसमें देखो लिखा है ना, इसमें फन को प्रमोट किया जाता है, इंजॉयमेंट को और वेलबींग को प्रमोट किया जाता है। रिक्रिएशन इज एनी एक्टिविटी दैट अलाउज द बॉडी, माइंड एंड और स्पिरिट टू रेस्ट, रिकवर फ्रॉम हार्ड वर्क विच में बी फिजिकल और मेंटल। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। यहाँ पे हम अपनी बॉडी को, माइंड को और अपनी आत्मा को रेस्ट देने की कोशिश करते हैं, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहीं से जब ये वर्क, रेस्ट और रिक्रिएशन की बात की गई ना, तो यहीं से 8 आवर डे का कंसेप्ट निकल के आया कि सिर्फ हम वीक में कितने घंटे काम करेंगे, 40 घंटे। तो ये आया था बेसिकली, ब्रिटेन में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वहाँ से ये 8 आवर डे का कंसेप्ट निकल के आया। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था ना, वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होता था, जिसकी वजह से बहुत लंबे आवर्स तक, लंबी देरी तक लोगों को काम करना पड़ता था। तो वहाँ पे जो वर्कर्स थे उन्होंने परेशान होकर ये चीज़ें लाई कि हम सिर्फ 40 घंटे एक वीक में काम करेंगे, यानी एक दिन में सिर्फ हम 8 घंटे काम करेंगे, बाकी 2 दिन की छुट्टी चाहिए, सैटरडे और संडे। क्योंकि उस समय बहुत ही वर्किंग कंडीशन ख़राब रहती थी, कोई भी मतलब टाइमिंग नहीं होता था, दिन रात सिर्फ इनसे काम कराया जाता था, इसीलिए वर्कर्स ने ये चीज़ें लाई थी। और एक स्लोगन निकल के आया था उसके बाद, क्या, 8 आवर लेबर, 8 आवर रिक्रिएशन एंड 8 आवर्स रेस्ट। तो 8 घंटे काम के, वर्क के, 8 घंटे रिक्रिएशनल एक्टिविटी के और 8 घंटे रेस्ट के। तो इस तरह से 8 8 घंटे का रेशियो बनाया गया था, और ये स्लोगन आया था कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है, तो यही इसी से फिर हमारा लेबर डे निकल के आया, जो 1 मई को हम मनाते हैं, जिसको मे डे भी कहते हैं। ठीक है, इसी का परिणाम था ये 1 मई का लेबर डे, इसी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था ब्रिटेन में, इसका। रेस्ट एंड रिक्रिएशन आर इसेंशली फॉर रिलैक्सेशन फ्रॉम वर्क। यहाँ पे इसेंशियल होगा, इसेंशियली नहीं होगा। फॉर रिक्रिएशन फ्रॉम वर्क द ब्रेन कैन स्टॉप थिंकिंग एंड वरिंग, द नर्व्स एंड मसल्स आर गिवन अ चांस टू रेस्ट फॉर सम टाइम्स एंड बिकम एनर्जाइज्ड। तो देखो, रेस्ट और रिक्रिएशन इसीलिए ज़रूरी है ताकि हमारी ब्रेन, हमारी जो मसल्स हैं उनको थोड़ा रेस्ट मिल पाए। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ताकि हम जब दोबारा से काम करें तो हम पूरे दिल से कर पाएँ उस काम को।
बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। तो देखो, जब हम ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो शोला क्राफ्ट कहाँ का है? उड़ीसा का है। चन्नापटना डॉल्स कहाँ की है? कर्नाटका की है। इसके बाद स्टोन स्कल्पचर भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये याद रखना, क्योंकि क्राफ्ट का नाम देके आपको एग्जाम में स्टेट का नाम पूछा जाएगा। ये हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा ही जाएगा, 100% चांसेस है। इसके अलावा ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी और टेक्सटाइल की बात की गई है। फिर वारली पेंटिंग्स कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की हैं, इसको भी ध्यान में रखना। इसके बाद नेक्स्ट है कोकोनट क्राफ्ट, जो कि केरला की है, और बैम्बू क्राफ्ट कहाँ का है? आसाम का है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क एज एंड जेंडर। देखो, जब हम वर्क की बात करते हैं तो हमें एज और जेंडर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम किसी भी एज के आदमी से या औरत से कि कोई भी काम नहीं करा सकते। हमें उनके काम कराने से पहले उनके एज का और उनके जेंडर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही बताया गया है कि किसी भी वर्क फोर्स पे जो लोग हैं, उनके एज का और उनके सेक्स का उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पे बहुत असर पड़ता है। तो हम अगर चिल्ड्रन और वुमेन से कोई भी काम करा रहे हैं या ऐसा काम करा रहे हैं जो उनके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेट के विरुद्ध है, तो हम उनकी हेल्थ को और डेवलपमेंट को स्टेक पे रख रहे हैं। ठीक है, दाव पे लगा रहे हैं हम उनकी हेल्थ को और डेवलपमेंट को, अगर हम उनसे कोई भी काम ज़बरदस्ती करा रहे हैं जो कि उनकी एज के खिलाफ है, जो उनकी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेट के खिलाफ है। तो यहीं पे अब नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं, इसी जो वर्क एज और जेंडर टॉपिक है, इसी से एक टॉपिक आया है, इसी के अंदर ये टॉपिक है कि जेंडर इश्यूज क्या हैं जब हम वर्क की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो, हम सेक्स और जेंडर के बीच में अंतर बताएंगे, क्योंकि बहुत बार क्या अक्सर ऐसा होता है कि सेक्स और जेंडर को सेम समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। Sex refers to the biological categorization based on genetics, reproductive organs और similar things। तो जब भी हम बायोलॉजिकल कैटेगराइजेशन की बात करते हैं तब हम सेक्स देखेंगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से इन चीज़ों का पता चलता है, हमारे जेनेटिक्स से इन चीज़ों का पता चलता है। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं ना, तो ये हमारी सोशल आइडेंटिटी है। इसका बायोलॉजिकल कैटेगराइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। सोसाइटी हमें जब बताती है कि आप किस तरह का काम कर रहे हो, तो आप जैसे कभी कभी देखो, लड़के रोते हैं तो नहीं कहा जाता है कि ये लड़की की तरह रो रहा है। मतलब रोना किसका विशेषता है हमारी सोसाइटी की नज़र में? लड़कियों की। तो जेंडर क्या है? सोशल आइडेंटिटी है हमारी। द सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस डिटरमाइन हाउ वेरियस जेंडर्स आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एंड द टाइप ऑफ वर्क दे डू। तो हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है कि हम इस जेंडर के हैं तो हमें क्या काम करना है और हमें किस तरह से बिहेव करना है। हमें लड़का है तो हम लड़का हैं तो हमें किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह का काम करना है। लड़की है तो किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह का काम करना है। ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? सोसाइटी। तो जेंडर पूरी तरह से किस पे बेस्ड है? सोसाइटी पे बेस्ड है। ठीक है, ये हमारी सोशल आइडेंटिटी होती है। लेकिन जब हम सेक्स की बात करते हैं तो ये हमारी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी होती है। इसके अलावा सेक्स में ये क्या है? द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ सेक्स इज थ्रू द प्राइमरी सेक्शुअल ऑर्गन्स और द जेनिटल्स। द डिफरेंस इज ड्यू टू XX एंड XY और सम अदर क्रोमोसोम्स कॉम्बिनेशन। तो जब XX और XY क्रोमोसोम का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी से हम पता करते हैं कि हमारा सेक्स क्या है। ठीक है, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन से हम पता करते हैं कि हमारा सेक्स क्या है। तो ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। इसके अलावा जब हम जेंडर की बात करते हैं तो ये क्या है? ये नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस हैं जो कि समय के साथ साथ और भी ज़्यादा स्टीरियोटाइप्ड होती जा रही हैं। दीज नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस बिकम स्टीरियोटाइप्ड, जनरली पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड कंटिन्यू टू बी प्रैक्टिस्ड। तो देखो, सदियों से ये हमें पता है कि लड़का है तो कैसे बिहेव करना है, लड़की है तो कैसे बिहेव करना है। ये किसी को हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद से पता चल जाता है। एक एज के बाद हमें पता है कि हम लड़की हैं तो हमारा क्या काम है, लड़के हैं तो हमारा क्या काम है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है? पास आउट होता जा रहा है। ठीक है,
ये हम पास करते जा रहे हैं अपनी जनरेशन को। जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, तो जेंडर किसने बनाया है? हमारी सोसाइटी ने बनाया है, जबकि सेक्स बायोलॉजिकल है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इशू एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू वुमेन एंड वर्क। तो जब हम वुमेन की बात करते हैं तो वर्क प्लेस पे क्या क्या इनके इश्यूज होते हैं, क्या क्या कंसर्न्स होते हैं, वो बताया गया है। टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन, ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू डेवलप स्किल्स नीड टू बी इंक्रीज्ड। तो देखो, जब हम वुमेन की बात करते हैं, इनको सेफ रखने की बात करते हैं, तो ज़रूरी है कि इनको स्किल्स दी जाए और साथ ही साथ इनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए समय समय पे, ताकि वुमेन भी अपनी फील्ड में, अपनी चूजन फील्ड में एक्सेल कर पाएँ। Primary earning member are considered to be men, and women's earning are considered supplementary and secondary. And even if they are sole bread earner, they do not have a similar standing in the market. तो देखो, जब अगर भले ही आदमी भी कमा रहा हो और औरत भी कमा रही हो, लेकिन प्राइमरी अर्निंग मेंबर किसको माना जाता है? हमेशा मेन को ही माना जाता है, भले वुमेन उससे ज़्यादा कमा रही हो। और अगर मान लो वुमेन सोल ब्रेड अर्नर भी है, इकलौती कमाने वाली भी है घर में, तो भी उसको मार्केट में, उसको समाज में उतना उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उतना उसकी स्टैंडिंग नहीं होती जितना वो किसकी होती है? मेल की होती है। ठीक है, उसके साथ भेदभाव होता ही है। सम ऑफ द अदर इशू कंसर्निंग वुमेन इन मॉडर्न इंडिया आर स्ट्रेस एंड एडवर्स effect on health, security and safety at workplace, without gender discrimination, maternity benefits and social support for the child care. तो देखो, जो औरतें हैं जब वो वर्क प्लेस पे जाती हैं तो कुछ समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है, जैसे स्ट्रेस हो गया, हेल्थ पे उनके बुरा प्रभाव पड़ता है, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं औरतों के लिए। तो उनके साथ किसी भी तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिले, उनको सोशल सपोर्ट मिले, ताकि वो चाइल्ड केयर कर पाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बहुत सारे नियम बनाए जाएं, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे नियम इसके लिए बनाए भी हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। तो देखो, ये बहुत सारे राइट्स और एक्ट्स लाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, जो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला है फैक्ट्री एक्ट, कब आया था? 1948 में आया था। प्लांटेशन लेबर एक्ट, ये कब आया था? 1951 में आया था। माइंस एक्ट कब आया था? 1952 में। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब आया था? 1961 में। तो इनको याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है, एक्ट का नाम दे दिया जाएगा और ईयर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कब आया था। आर्टिकल 16(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो अगर कोई भी ऑफिस है तो उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनसे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये किस में कहा गया है? ये आर्टिकल 16(1) में कहा गया है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16(1) में ये बात कही गई है कि सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। जब किसी को नौकरी दी जा रही है तो उससे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेक्शन 48 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट स्टेट्स दैट creches should be maintained if more than 30 women are employed in an industry or factory। अगर किसी भी इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्री में 30 से ज़्यादा वुमेन काम कर रही हैं तो वहाँ पे क्रेचेस होने चाहिए। क्रेचेस जहाँ पे छोटे बच्चों को रखा जाता है। और ये कौन कहता है? सेक्शन 48 कहता है फैक्ट्रीज एक्ट का। फैक्ट्रीज एक्ट का सेक्शन 48 ये बात कहता है। चिल्ड्रन बिलो 6 years शुड बी लुक्ड आफ्टर इन दीज क्रेचेस विच विल बी मेंटेन बाय द इंडस्ट्री इटसेल्फ। तो जिस भी इंडस्ट्री में ये औरतें काम कर रही हैं, वही इंडस्ट्री इन क्रेचेस को क्या करेगी? मेंटेन करेगी। और यहाँ पे कितने उम्र के बच्चे रहेंगे? 6 साल से कम उम्र के बच्चे यहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा वुमेन सेल्स भी बनाई गई हैं, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा, ताकि वुमेन वर्कर्स की प्रॉब्लम को देखा जाए और उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट फॉर इक्वल वेजेस फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर ऑल्सो केम इन टू फोर्स। तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट भी आया था कि अगर काम समान है तो वेजेस भी, तनख्वाह भी, सैलरी भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये एक्ट ये बताता है। इसके बाद हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की। ये क्या है? ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके जो किसके अंदर में आती है? सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए थे। तो इसमें इसका मकसद क्या है? ऐसी लड़कियों को शिक्षा देना जो कभी स्कूल नहीं गई, या जिन्होंने किसी कारण से स्कूल छोड़ दिया हो, पढ़ाई बीच में छोड़ दी हो किसी कारण से, और जो रूरल सोसाइटी में रह रही हो, रिमोट एरियाज में रह रही हो, या डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करती हो, मतलब गरीब हो, किसी ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करती हो जो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज्ड है, जिसको सोसाइटी में उतना अच्छा नहीं माना जाता, जिनको उतना डेवलपमेंट के अवसर नहीं मिले हैं। तो इन सोसाइटीज़ की लड़कियों के लिए, रूरल, रिमोट एरिया और डिसएडवांटेज्ड सेक्शन वाली सोसाइटी की लड़कियों के लिए ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए थे। ठीक है, और ये रेजिडेंशियल स्कूल्स है, मतलब यहाँ पे रहती हैं लड़कियाँ, इनको हॉस्टल फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती है। ऑल द गर्ल्स इनरोल्ड इन KGBVs स्टडी द ब्रिज कोर्स फॉर 6 months to 1 year फॉर प्रिपेयरिंग देम फॉर द एंट्री लेवल। तो देखो यहाँ पे एंट्री लेवल के लिए एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए लड़कियों को एक ब्रिज कोर्स कराया जाता है 6 महीने से लेके 1 साल का, मतलब ये 6 महीने का भी हो सकता है, ज़्यादा ये 1 साल का हो सकता है। और इसमें लड़कियों को प्रिपेयर किया जाता है उस इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। फिर वो जब इंट्रेंस एग्ज़ाम देती हैं तब उनको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एडमिशन मिलता है, वो भी किस क्लास में? क्लास 6 से। तो ये विद्यालय किस क्लास से है? क्लास 6 से है। ठीक है, द KGBVs आर बीइंग ओपनड इन बैकवर्ड ब्लॉक्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। तो हर जिले के बैकवर्ड ब्लॉक्स में ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं। दिस स्कीम विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसेंटली पास्ड लॉ राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये स्कीम लाई गई, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लाए गए ताकि सबको शिक्षा मिल पाए। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये कब आई थी? 22 जनवरी 2015 को ये लॉन्च हुई थी। कहाँ से लॉन्च हुई थी? पानीपत, हरियाणा से। और किसने लॉन्च की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। The aim is to address the issue of the declining child sex ratio and to generate awareness and improve the efficiency of welfare service intended for girls in India। तो यहाँ पे लगातार सेक्स रेशियो जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा था, गिरता जा रहा था, और इसी इशू को एड्रेस करने के लिए, इसी इशू को सॉल्व करने के लिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाई गई थी, ताकि लड़कियों के लिए उनको स्कूल में भेजा जा सके, उनको पढ़ाया जा सके और उनको बचाया जा सके। इट मेनली टारगेट्स द क्लस्टर ऑफ इन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार एंड दिल्ली। तो जब स्टार्टिंग में ये शुरू हुई थी तो ये मेन टारगेट ये वाले स्टेट्स पे था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और दिल्ली। Organize communication campaign to create equal value for the girl child and promote her education। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंपेन चलाए गए जिसके तहत लोगों को जागरूक किया गया कि गर्ल्स की भी वैल्यू सेम ही है, और उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। फोकस ऑन जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज़। तो जो भी ऐसी सिटीज़ थी जहाँ पे सेक्स रेशियो कम था उन पे ज़्यादा फोकस किया गया। इसके बाद हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है किरण मजूमदार शॉ का, जो कि एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं और ये चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बैकन इंडिया लिमिटेड की। इन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया था एज अ ट्रेनी ब्यूअर। कहाँ पे? कार्ल्टन एंड यूनाइटेड बेवरेजेस में। 1978 में इन्होंने बैकन इंडिया लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया, और इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे ET बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, लीडिंग एक्सपोर्टर, टेक्नोलॉजी पायनियर एंड बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर। 1989 में इनको पद्मश्री मिला और 2005 में इनको पद्म भूषण मिला। ठीक है, तो इसको याद रखना, पूछा जा सकता है इनके बारे में भी। अगला है हमारा श्री महिला गृह उद्योग लज्जत पापड़। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइज एफर्ट है
वुमेन को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, इसमें कई सारी महिलाओं ने इसको बनाया था। क्या नाम है इसका? श्री महिला गृह उद्योग लज्जत पापड़। ठीक है, जो ये उस समय बनाया था, लेकिन आज भी बहुत फेमस है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बाय एंड फॉर वुमेन। तो ये वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन द्वारा ही चलाई जाती है, और किसके लिए है? वुमेन के लिए ही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन, टू इनेबल देम टू अर्न अ डिसेंट एंड डिग्निफाइड लाइवलीहुड। तो इनको इसका मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि औरतों को आगे बढ़ाया जा सके, उनको रोज़गार मिल सके, और वो एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड कमा सकें। दिस सोसाइटी वॉज स्टार्टेड इन 1959 विथ 7 मेंबर्स। तो 7 मेंबर्स ने मिलकर ये सोसाइटी स्टार्ट की थी। कब? 1959 में। और 1966 आते आते ये रजिस्टर्ड हो गई किसमें? बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट में, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एंड सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में। इस एक्ट के अंदर इसको रजिस्ट्रेशन मिल गया, इसको रजिस्टर्ड कर लिया गया। अब ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड it also got recognition from खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एज अ विलेज इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इसको विलेज इंडस्ट्री का दर्जा भी मिला। ठीक है, इसी दौरान लेटर लज्जत वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड बेस्ट विलेज इंडस्ट्री। बाद में इसको बेस्ट विलेज इंडस्ट्री का भी अवार्ड मिला। टुडे देयर प्रोडक्ट इंक्लूड खाखरा, मसाला बड़ी, डिटर्जेंट पाउडर, चपातीज, केक्स एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट। तो आज ये सब भी बनाते हैं ये लोग। बेकरी प्रोडक्ट के अलावा ये लोग डिटर्जेंट पाउडर भी बना रहे हैं। द सोसाइटी गिव्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट to about 45,000 member all over India with the sale turnover of 1600 crore, including export to many countries, paving the way फॉर वुमेन टू बिकम सेल्फ रिलायंट। तो बेसिकली इसका मेन उद्देश्य वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनाना था। आज इसमें देखो 7 मेंबर से इसको स्टार्ट किया गया था, और आज इसमें 45,000 मेंबर है, और इसका टर्नओवर जो है वो कितना है? 1600 करोड़ का है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इसको भी ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट है एटीट्यूड एंड अप्रोचेस टू वर्क एंड लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड। जब हम लाइवलीहुड और करियर की बात कर रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से एटीट्यूड और अप्रोचेस होने चाहिए हमारे पास, कौन सी हमारे पास लाइफ स्किल होनी चाहिए ताकि हम अपनी लाइवलीहुड को सिक्योर कर पाए, ताकि हम अच्छा करियर बना पाएँ। तो एटीट्यूड और अप्रोचेस बताए गए हैं वर्क के लिए। The attitude and approaches toward work is about how any individual perceives one's own work situation, handle the circumstances and demands of the job and the various tasks. तो attitude का मतलब क्या है? ये attitude और approaches क्या है कि आप कोई भी इंडिविजुअल किस तरह से अपने काम को ले रहा है, वो वर्क सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है, जो भी परिस्थितियां उसके सामने आ रही हैं, जो भी उसके जॉब की डिमांड है उसको वो कैसे फुलफिल कर रहा है, कैसे एक साथ वेरियस टास्क को वो कर रहा है। तो ये किस तरह से पता चलता है कि किस तरह का हमारा एटीट्यूड है। अब हमको हमारी जॉब अच्छी लगती है तो हम हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, हम सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेंगे, जॉब की डिमांड को समझेंगे और एक ही साथ बहुत सारे टास्क कर लेंगे। किसी भी चीज़ में हमको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमको हमारी जॉब पसंद नहीं है, हमारा एटीट्यूड और अप्रोच हमारे वर्क के प्रति अच्छा नहीं है, तो हमको किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। If a person compare only the salary he receives with that of another without taking into account the work responsibilities, the qualification required, sincerity and dedication of the other person, there is a scope for dissatisfaction. तो ये भी सही बात है कि अगर आप सिर्फ सैलरी को कंपेयर करोगे, मतलब आप अपनी सैलरी को दूसरे की सैलरी से कंपेयर करोगे बिना ये जाने कि वो व्यक्ति कितना काम कर रहा है, उसके पास कितनी क्वालिफिकेशन है, उसके पास कितनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहा है, तो ये सब भी तो कंपेयर करना पड़ेगा ना। अगर ये सब नहीं कंपेयर करके आप सिर्फ सैलरी कंपेयर करोगे तो आपको डिससेटिस्फैक्शन ही मिलेगा। तो सिर्फ सैलरी को कंपेयर नहीं करना है। तो हमारा एटीट्यूड और अप्रोच हमारे वर्क की तरफ अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड व्हेन द पर्सन रियलाइजेस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स positive and negative of one's own job, the possibility of satisfaction and happiness is greater. लेकिन दूसरी तरफ आप सिर्फ सैलरी को ना देख के सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान दो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी,
तब जाके हो सकता है कि आपको सेटिस्फैक्शन भी मिले और हैप्पीनेस भी मिले। लेकिन आप सिर्फ अगर सैलरी पे, पैसे पे ज़्यादा फोकस करोगे तो डिससेटिस्फाइड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सम पीपल परसीव वर्क एज समथिंग दे हैव टू डू सम हाउ एंड एनी हाउ। देखो कुछ लोग सोचते हैं कि काम है, करना है, किसी भी तरह करके हटाओ, एंड देयर फोर आर अनएबल टू इंजॉय एंड इवन थिंक ऑफ इंजॉइंग द वर्क। तो इस वजह से जब वो काम को काम की तरह से देखते हैं कि चलो काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको जल्दी से ख़त्म करो, तो वो इंजॉय नहीं कर पाते, और इसके अलावा वो उनका काम उनको इंजॉइंग लगता भी नहीं है। However, when a person perceives his her work as a source of energy, fulfillment and learning, job satisfaction is secured. और वहीं पे अगर कोई पर्सन अपने वर्क में पूरी एनर्जी लगा रहा है, उसको मतलब जो भी उससे उस वर्क से वो सीख रहा है, उससे उसको फुलफिलमेंट मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है, तो सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड के लिए हमारे पास क्या क्या लाइफ स्किल्स होनी चाहिए। वहाँ तो हमने एटीट्यूड पढ़ा कि क्या एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। अब यहाँ पे लाइफ स्किल्स के बारे में बताया गया है। तो 10 बेसिक लाइफ स्किल्स यहाँ पे बताई गई हैं। किन्होंने बताई हैं? एक्सपर्ट्स ने बताई हैं। तो सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। हमें खुद के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारे ट्रेड्स क्या हैं, हमारी पॉजिटिविटी है, क्या हम कितना किस चीज़ से हम ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग हमको रखनी पड़ेगी। एम्पैथी रखनी पड़ेगी, मतलब जो भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं हमको उनकी सिचुएशन को भी देखना पड़ेगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे होने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हमारे अंदर होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को हम सोच पाएँ। सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं सोचना है, किसी भी चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है तो उसको भी सोचना है। कोपिंग विथ इमोशन, ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप इमोशनल नहीं होगे, लेकिन आपको उससे बाहर निकलना है। कोपिंग विथ स्ट्रेस, स्ट्रेस भी आपको होगा ही होगा, चाहे आप कितना ही पॉजिटिव क्यों ना रहो, तो उससे भी आपको बाहर निकलना है। तो ये लाइफ स्किल्स नेक्स्ट है इसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे आपके पास कौन सी सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। इससे पहले हमने लाइफ स्किल्स के बारे में पढ़ा, अब हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है वर्किंग प्रोडक्टिवली। प्रोडक्टिवली आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप काम कर रहे हो, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, आपको मीनिंगफुल वर्क करना है। लर्निंग इफेक्टिवली, इफेक्टिवली आपको चीज़ें सीखनी है। कम्युनिकेटिंग क्लियरली, क्लियरली कम्युनिकेट करना है। वर्किंग कोऑपरेटिवली, कॉपरेशन के साथ दूसरों से के साथ काम करना है। वर्क सिर्फ नहीं करना, आपको कॉपरेशन भी करनी है, दूसरों की हेल्प भी करनी है जहाँ ज़रूरत हो, और जहाँ ज़रूरत हो दूसरों से हेल्प लेनी भी है। थिंकिंग क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली, आपको क्रिटिकली भी सोचना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचना है, और क्रिएटिवली सोचना है कि आप कैसे दूसरों से अलग कुछ चीज़ क्रिएट कर सकते हो। और कुछ अदर स्किल्स हैं जैसे कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एम्पैथी, सॉफ्ट स्किल्स, एबिलिटी टू ट्रेन, टू डेलीगेट एंड टू गेट अदर टू डू देयर वर्क। दूसरों से काम कराना भी आना चाहिए आपको। फोर थॉट एंड विजन, आप मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप थोड़ा सा भविष्य देख पाओ, दूर की सोच पाओ, और साथ ही साथ आपको मल्टीटास्किंग भी होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अर्गोनॉमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, अर्गोनॉमिक्स क्या है? ये ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड को मिला के बना है। एक का नाम है एर्गॉन और दूसरे का नाम है नॉमिक्स। एर्गॉन का मतलब होता है वर्क, और नॉमिक्स का मतलब होता है नेचुरल लॉज, क्या नियम है उनकी बात की जाएगी। तो इन दोनों को मिला के, दोनों ग्रीक वर्ड्स को मिला के क्या बना है? एर्गोनॉमिक्स बना है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एर्गोनॉमिक्स वर्ड किस लैंग्वेज से लिया गया है। इट मे ऑल्सो बी स्पोकन ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग। इसको हम एर्गोनॉमिक्स को ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं। एर्गोनॉमिक्स इज एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मशीन। तो देखो इसको समझने के लिए सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखो, ये क्या है? एडजस्टमेंट है ह्यूमन और मशीन के बीच में। मतलब ह्यूमन को नहीं, मशीन को ह्यूमन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है ताकि ह्यूमन को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। किसी भी वर्क प्लेस पे अगर मशीन वर्कर के अकॉर्डिंग नहीं है तो वर्कर को उस पर काम करने में मज़ा नहीं आएगा, हो सकता है उसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी आए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए एडजस्टमेंट ज़रूरी है ह्यूमन और मशीन का। ह्यूमन के हिसाब से मशीन होनी चाहिए, ना कि मशीन के हिसाब से ह्यूमन। It involves application of human biological sciences combined with engineering science to achieve optimum mutual adjustment of human work with the benefit
बीइंग मेजर्ड इन टर्म ऑफ ह्यूमन एफिशिएंसी एंड वेलबींग। तो हमको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, ह्यूमन एफिशिएंसी पे करना है। अगर एफिशिएंसी अच्छी होगी तभी ह्यूमन प्रोडक्टिव होगा, तभी संस्था का लाभ होगा। और वेलबींग का भी उसको ध्यान रखना है। अगर जो वर्कर है वो बीमार हो जा रहा है, वो हेल्दी नहीं है, तो वो छुट्टी भी लेगा, और छुट्टी लेगा तो सबसे ज़्यादा किसको नुकसान होगा, उस कंपनी को नुकसान होगा जिसमें वो आदमी काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है एर्गोनॉमिक्स में कि ह्यूमन बायोलॉजिकल साइंसेस को इंजीनियरिंग साइंस के साथ कंबाइन किया जाता है। मतलब बायोलॉजिकल साइंस को इंजीनियरिंग साइंस के साथ जोड़ा जाता है और ह्यूमन और मशीन के बीच में एक एडजस्टमेंट क्रिएट किया जाता है। टूल्स, मशीन एंड वर्क स्टेशन आर डिजाइन टू फिट द वर्क सो दैट स्ट्रेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे वर्क स्टेशन को इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, मशीन और टूल्स को इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि स्ट्रेस कम हो और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कम की जा सके। इसके बाद है एर्गोनॉमिक्स इज एन इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी टूल दैट एड्रेसेस मैटर्स रिलेटेड टू। तो किन किन चीज़ों पे ध्यान देता है एर्गोनॉमिक्स, तो देखो ये क्या है, ये इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी टूल है। किन किन बातों पे ध्यान रखता है, सबसे पहला तो वर्क प्लेस वर्क स्टेशन डिज़ाइन, मतलब वर्क स्टेशन का डिज़ाइन कैसा है जहाँ पे वर्कर काम करेगा। जैसे मान लो कोई इंसान है, उसकी हाइट कम है, तो अगर उसके लिए आप ऊंचा टेबल या कुर्सी रख दोगे तो वो कैसे काम करेगा, तो उसके हाइट के हिसाब से वहाँ पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। टास्क डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ वर्क मेथड, तो वर्क मेथड भी ह्यूमन के हिसाब से होना चाहिए। तो जिस तरह का वर्क है उसी तरह के ह्यूमंस हमको वहाँ पे रखने पड़ेंगे। इक्विपमेंट डिज़ाइन, इक्विपमेंट की भी डिज़ाइन इस तरह से होनी चाहिए कि वर्कर को समस्या ना हो। फैसिलिटीज़ का ध्यान रखना होगा, इन्वायरमेंट का ध्यान होगा, जैसे पंखे वगैरह की सुविधा हो, गर्मी ना लगे, लाइटिंग प्रॉपर हो, सफोकेशन ना हो, तो इन सब का ध्यान रखना होगा। द साइंस ऑफ ergonomics इज सेट ऑन 4 पिलर्स। तो 4 पिलर्स पे, 4 पिलर पे सेट है। वो 4 पिलर्स कौन कौन से हैं, पहला तो है एंथ्रोपोमेट्री। इसमें हम बॉडी साइज और मेजरमेंट को ध्यान में रखते हैं कि जो भी लोग वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं उनका बॉडी साइज क्या है, उसी साइज, उनके मेजरमेंट, इसके हिसाब से ही वर्क प्लेस को डिज़ाइन किया जाता है। फिर है बायोमैकेनिक्स। इसमें क्या होता है, मस्कुलोस्केलेटल एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि चेयर मान लो है तो ऐसी चेयर ना हो जिससे किसी आदमी के पीठ में दर्द होने लगे, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ ज़्यादा ना हो जिसमें बार बार उठना पड़े, बैठना पड़े, ताकि हड्डियों में और मसल्स में प्रॉब्लम हो। तो बायोमैकेनिक्स का भी ध्यान में रखना है। फिजियोलॉजी और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इसका भी ध्यान रखता है। तो ये 4 पिलर्स पे ही एर्गोनॉमिक्स का साइंस सेट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम नीड फॉर एर्गोनॉमिक्स की, क्यों ज़रूरत है एर्गोनॉमिक्स की। तो देखो क्यों ज़रूरत है, हमें पता है ह्यूमन और मशीन के बीच में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। इसलिए है ताकि जो ह्यूमन एरर्स हैं उनको कम किया जा सके, सेफ्टी को बनाए रखा जा सके, और जिससे प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे पहला ज़रूरत क्यों है, इम्प्रूविंग सेफ्टी और हेल्थ की के लिए। और ये सेफ्टी और हेल्थ है वर्कर्स की, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, रिड्यूसिंग नंबर एंड सिविरिटी ऑफ वर्क प्लेस इंजरीज। वर्क प्लेस पे जो भी इंजरीज हो रही हैं उनको कम करके, उनकी सिविरिटी को भी कम करके, जैसे मान लो अगर वर्क प्लेस पे कोई इंजरी हुई भी तो वो ज़्यादा सीवियर ना हो, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। और ये सब चीज़ें करके भी हम सेफ्टी और हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा रिड्यूसिंग पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यू टू ह्यूमन एरर्स, ह्यूमन एरर्स कम होंगे जिसकी वजह से जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं वो भी क्या होंगे, कम होंगे, और इससे भी सेफ्टी और हेल्थ मेंटेन रहेगी। इसके बाद है इम्प्रूविंग जॉब इफेक्टिवनेस। तो देखो एर्गोनॉमिक्स की ज़रूरत जॉब को इफेक्टिव बनाने के लिए भी है। और हम कैसे जॉब को इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के, एरर्स को कम करके, इंजरीज जो हो रही हैं उनको एकदम ख़त्म करके या रिड्यूस करके, इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ा के। कैसे जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, अगर वर्कर को कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन मिलेगी तो जॉब सेटिस्फेक्शन उनका बढ़ेगा। तो इस सब कारणों से हमको ज़रूरत है एर्गोनॉमिक्स की। अब है बेनिफिट ऑफ एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ इंजरी एंड एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कम होंगे क्योंकि वर्कर को उनके हिसाब से वर्क स्टेशन मिल रहा है, उनको ध्यान में रख के वर्क स्टेशन को डिज़ाइन किया गया है, तो इंजरी कम होगी और एक्सीडेंट्स भी कम होंगे।
इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रिड्यूसेस मिस्टेक एंड नीड टू डू वर्क अगेन, तो जब मिस्टेक्स कम होगी तो एक ही काम को बार बार करना नहीं पड़ेगा। इंक्रीजेस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, मतलब तेजी से लोग काम करेंगे। डिक्रीजेस अब्सेंटिज्म ड्यू टू इल हेल्थ, एक्सीडेंट, स्ट्रेस, तो देखो जब हेल्थ खराब होगी, एक्सीडेंट्स होंगे, स्ट्रेस होगा, तो एम्प्लॉय जो है वो क्या होगा, अपसेंट भी होगा। तो अपसेंटिज्म को भी कम करता है क्या, एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब जब उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी वर्कर्स की तो वो एब्सेंट क्यों होंगे। इम्प्रूव्स मोराल ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का मोराल भी इम्प्रूव होता है। जब उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो उनका मोराल अपने आप हाई होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑन्टरप्रनोरशिप। ये क्या होती है, इट इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू एंड इनोवेटिव एंटरप्राइज प्रोडक्ट और सर्विस। तो कोई भी नया प्रोडक्ट या सर्विस बनाना, किस तरह से बनाना, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को लागू करके, अपनी क्रिएटिविटी को लागू करके जब हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाते हैं तो इसी एक्ट को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। द फंक्शन ऑफ entrepreneurs is to change the pattern of a production or design of a product through innovation, invention, or even attempting new technological method modification for producing a new commodity or product and old one in a new way। तो देखो यहाँ पे entrepreneurs क्या करते हैं, जो जिस तरह से कोई चीज़ बनाई जा रही है उसको बनाने के तरीके में बदलाव लाते हैं। और वो बदलाव कैसे लाएंगे, इनोवेशन के थ्रू, नई टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। और अगर कोई पुराना प्रोडक्ट है भी, कोई पुरानी चीज़ है भी, तो उसको भी वो मॉडिफाई करते हैं और उसको नए तरीके से बना के लाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, जैसे आप पहले जो फ़ोन यूज़ करते थे आज से 10 साल पहले, वो आज आप यूज़ नहीं करते, उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। और ये सब किसने लाया है, एंटरप्रेन्योर्स ने लाया है अपनी क्रिएटिविटी को लागू करके। An entrepreneur is a person who can take risk फॉर कन्वर्टिंग अ नोवेल आइडिया इनटू रियलिटी। देखो आइडियाज़ बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमको रिस्क लेने की ज़रूरत होगी। तो एंटरप्रेन्योर्स ही वो होते हैं जो रिस्क लेने से डरते नहीं है, वो कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज इनोवेटिव, क्रिएटिव, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिस्क टेकर। तो ये क्वालिटीज़ है एंटरप्रेन्योर की कि उसको इनोवेटिव होना पड़ेगा, उसको क्रिएटिव होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड भी होना पड़ेगा, साथ ही साथ उसको रिस्क भी लेना आना चाहिए। India has excellent examples of entrepreneurs who had the vision and thought। तो इंडिया के पास भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं entrepreneurs के, जिनमें से कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। मिस्टर नारायण मूर्ति, JRD टाटा, धीरू भाई अंबानी। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं entrepreneurs की। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सबसे पहला तो है विलिंगनेस टू वर्क हार्ड, हार्ड वर्क का इच्छा होना चाहिए। नॉलेज एंड स्किल्स फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, सिर्फ प्लान ही नहीं करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, मटेरियल, पर्सनल एंड टाइम, तो इन सबको मैनेज करना आना चाहिए। फाइनेंसेस को भी, जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको भी, जो भी लोग आपके पास हैं, वर्कर्स हैं, उनको भी आपको मैनेज करना आना चाहिए। और आपके पास जो भी टाइम अवेलेबल है वो भी आपको मैनेज करना आना चाहिए। हैविंग द करेज टू टेक कैलकुलेटिव रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क लेने का करेज होना चाहिए। एबिलिटी एंड प्रिपेयर्डनेस टू हैंडल मैनी टास्क साइमल्टेनियसली, तो एक साथ बहुत सारे टास्क करने की भी क्षमता होनी चाहिए और उसके लिए आपको तैयार भी होना पड़ेगा। एबिलिटी टू लर्न एंड एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स फॉर द टास्क, टास्क को करने के लिए जो भी ज़रूरी स्किल्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप किसी भी तरह का काम कर पाओ। मल्टीटास्किंग आपको होना पड़ेगा। एबिलिटी टू डील विथ टफ इशू एंड फाइंड द सोल्यूशन, समस्याएं आएंगी तो उससे डील करना भी आपको आना चाहिए और सोल्यूशन खोजना भी आना चाहिए। बीइंग रियलिस्टिक एंड नॉट एक्सपेक्टिंग ईजी सोल्यूशन, रियलिस्टिक होना पड़ेगा और ईजी सोल्यूशन को एक्सपेक्ट नहीं करना होगा। मतलब ऐसा नहीं आप मान सकते कि सब कुछ ईजी होगा, टफ सिचुएशंस भी आएंगी। एबिलिटी टू कोप विथ सेटबैक्स, चैलेंजेस एंड फेलियर्स, सेटबैक्स भी मिलेंगे आपको, चैलेंजेस भी मिलेंगे, फेलियर्स भी मिलेंगे, तो उससे आपको कोप अप करना पड़ेगा, आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। एबिलिटी टू डेवलप पार्टनरशिप एंड एबल नेटवर्किंग, तो आपको पार्टनरशिप भी
डेवलप करनी आनी चाहिए और आपको नेटवर्किंग भी बनानी आनी चाहिए। एबिलिटी टू नेगोशिएट, स्ट्रेटेजाइज एंड प्रायोरिटाइज, तो आपको नेगोशिएट करना भी आना चाहिए, स्ट्रेटेजी बनानी भी आनी चाहिए और चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए कि क्या चीज़ पहले करनी है, क्या चीज़ बाद में करनी है, क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीइंग फ्लेक्सिबल एंड एबल टू हैंडल क्राइसिस, तो आपको फ्लेक्सिबल भी होना होगा, यहाँ पे रिजिड बन के काम नहीं चलेगा, आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा और क्राइसिस को हैंडल करना भी आना चाहिए। हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योर्स की। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो भी हमने पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।